इंडस्ट्री इधर भी सब कॉन्टिनेंट में भी आई। तो उस वक्त हमें कुछ ट्रेड यूनियन, रिसेंटली रशियन कम्युनिज्म जो है वो एक सक्सेसफुल एक कंप्लीट रजीम चेंज आया था, वो ग्लोबल जो है उसका भी इम्पैक्ट था। तमाम जो बड़े बड़े मुल्क थे वो उससे डरे हुए थे कि यही एक वेव जो है हमारे कंट्रीज में भी ना आ जाए, इंक्लूडिंग अमेरिका, यूरोप। और उन लोगों ने उस वक्त इमीडिएटली लेजिस्लेशंस की, वर्कर्स को बेनिफिट दिए। और उसको जब हम इधर सब कॉन्टिनेंट में देखते हैं तो यहाँ पे भी उसी तरीके से लोगों में अवेयरनेस आना शुरू हो गई, और यूनियनाइज जो है वो वर्कफोर्स नजर आनी शुरू हो गई। और उसके बाद यूनाइटेड नेशन आता है और 1919 में आईएलओ आता है। भी करना चाहूंगा कि इंडस्ट्रियल रिलेशन ओरिजिनेट हो रहे हैं, कहाँ से इन्फ्लुएंस ले रहे हैं और बीच में किन किन फेजेस से गुजरे। मैं यहाँ अपने व्यूअर्स के साथ यहाँ शेयर करना चाहूंगा कि सब कॉन्टिनेंट में दो बड़े लीडर हुए, गांधी जी और मोहतरम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब। तो बोथ वर ट्रेड यूनियन के प्लेटफॉर्म पे अपनी जो है विजडम उधर भी आजमाई, उसको अप्लाई किया और लोगों को बेनिफिट्स लेके दिए। कायदे आजम वाज प्रेसिडेंट ऑफ उस वक्त जो पोस्टल सर्विसेज थी सब कॉन्टिनेंट की, ही वाज प्रेसिडेंट, इफ आई नॉट रॉन्ग ईयर वाज 1926 और 27। और इसी तरीके से अहमदाबाद मिल का, वहाँ टेक्सटाइल का बहुत बड़ा स्ट्राइक हुआ था, उसको गांधी जी लीड कर रहे थे। और गांधी जी ने आके उसमें सेटलमेंट करवाई। तो हमें हमारे ये जो लेबर राइट्स हैं और इंडस्ट्रियल रिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस सब्जेक्ट की उनको भी रियलाइजेशन थी और इसको इम्पोर्टेंस दे के वो चल रहे थे। अभी इसको हम स्ट्रेट वे जंप करते हैं टुवर्ड्स पार्टीशन। जब इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान हुई तो उस वक्त जो एक कल्चर था, ये मैं कोट करना चाहूंगा, ये हमें बड़ा रेयर डाटा मिलता है। हमारे पास लॉज हैं, और इस वक्त जो जनरेशन है जो एचआर को, तो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ उनके नॉलेज के लिए, कि पाकिस्तान जब इंडिपेंडेंस हुई तो 1950s और 50s के बाद 50s में ही मोस्टली हम देखें तो उस वक्त एक कम्युनिस्ट पार्टी भी होती थी, और वो सपोर्टेड बाय और स्पॉन्सर्ड बाय, और उसको कहें कि उसके अंदर सारा जो पावर एनर्जी थी वो बाय लेबरर्स थी, और वो लेबरर्स ही इस सारे एक्टिविटीज को लेके चल रहे थे। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि हमारी जो भी गवर्नमेंट रजीम रैपिडली चेंज होती रही, तो 50s में ही उस कम्युनिस्ट पार्टी को जो है वो बिल्कुल स्नब कर दिया गया, और वो चीजें वहीं दबना शुरू हो गई। उसके बाद 60s में मैं बिल्कुल डेकेड वाइज इसको जंप करता जाऊंगा। 60s में हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट अयूब का एक टाइम स्टार्ट हो गया, और उस वक्त तो बिल्कुल किसी की वो जो है उस तरीके से अगर कहें कि जी लिबरलिज्म और सोशलिज्म, तो वो तो मामलात ही उस वक्त क्लोज हो गए। तो एक ये वो रिजीम थी। फिर 60s का टाइम आया। हमारे यहाँ पे व्यूअर्स में सीनियर लोग भी मौजूद हैं। 60s की और 70s की कराची की जो स्ट्राइक्स, रियोट्स लाहौर में जो हुए, वो हमारे करिकुलम का पार्ट नहीं है। हमारे जितने भी ये बिजनेस ग्रेजुएट्स जाते हैं, एमबीए वगैरह करते हैं, उनको केस स्टडीज हम वॉलमार्ट और पता नहीं किस किस की पढ़ा देते हैं। ये हमारे 50, 60, 70s के केस स्टडीज जो हैं, ये उनके साथ शेयर करने चाहिए, उनको पढ़ाने चाहिए। क्योंकि अब मैं इसकी फाउंडेशन की तरफ आ रहा हूँ। ये जो 50s, 60s, 70s में जो तहरीकें मजदूरों की चली पाकिस्तान में, और कुछ दिन ऐसे भी आते रहे कि उन दिनों में मजदूरों ने ही होल्ड किया डिफरेंट सिटीज ऑफ पाकिस्तान को। कई जो ऐसे मौके थे कि वहां उन्होंने खुद ही अपनी अदालतें भी लगाई और अपने फैसले किए।
अब ये एक बैकग्राउंड था। उसके बाद अब हम अगर आए लेजिस्लेशन की तरफ, तो आपको स्टैंडिंग ऑर्डर ऑर्डिनेंस 1968 का मिलता है, पहला आईआर और 1969 का मिलता है, सोशल सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस 1965 का, यूओबी 1976 का। तो ये सारी लेजिस्लेशन भी उसी वक्त में आई। तो दैट्स मीन के उन लोगों को कूल डाउन करने के लिए, रिलीफ देने के लिए ये सारी लेजिस्लेशन की गई। और जब ये स्ट्राइक्स और ये सारा कुछ चल रहा था, तो उस वक्त बेसिकली पाकिस्तान में आईआर की इमरजेंस हुई। आईआर जो है वो पाकिस्तान में, वी कैन से, एचआर से पहले आईआर आ गया। और आईआर मैनेजर जो हैं या आईआर जो भी डिपार्टमेंट हेड जो लीड कर रहे थे, तो उन्होंने उस वक्त जो आईआर फेस किया है, जो ड्यूटीज, जो जॉब परफॉर्म की है, जो स्किल सेट वहां रिक्वायर्ड था, वो अगर आज कुछ लोग आईआर में हैं, उनको वो चैलेंजेस नहीं है उस लेवल के। तो दैट द क्लाइमेक्स, और वी कैन से पीक ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। उसके बाद जब गवर्नमेंट रजीम चेंज हुई, 70s में, हमने उसको नेशनलाइजेशन को भी विटनेस किया, और नेशनलाइजेशन के एक दो साल के बाद अगेन जो लेबर मूवमेंट्स की जो एक भरमार हुई, तो वही हुकूमत जो है उसने काफी सख्त कवानीन बनाए, जिन्होंने लेबर के साथ इल्हाक करके या उनकी सपोर्ट से हुकूमत हासिल की थी। उस फेज से 70s से भी जब गुजरते हैं, तो 80s स्टार्ट होता है, तो उस वक्त एक डिफरेंट गवर्नमेंट आ चुकी होती है। और उस हुकूमत के अंदर जो है उस तरीके से लिबर्टी लोगों को अवेलेबल नहीं होती कि अपनी जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। तो वो एक बड़ा कंट्रोल्ड 80s का जो है, स्पेशली फर्स्ट हाफ, बड़ा एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट थी पाकिस्तान के अंदर। और उस वक्त में चूंकि यूनियनिज्म को भी जो है डिस्करेजमेंट मिली, जब वो यूनियन खत्म होती है या उसको कंट्रोल किया जाता है फोर्सेबली, तो फिर आईआर की भी उस तरीके से इम्पोर्टेंस जो है वो नहीं रहती, वो भी कम हुई। क्योंकि ये डिमांड एंड सप्लाई का प्रिंसिपल हर जगह अप्लाई करता है। तो जब गवर्नमेंट की तरफ से ही इन चीजों को कंट्रोल किया गया, तो आईआर का डिक्लाइन है। लेकिन आईआर वाज कन्वर्टेड इनटू या रीफॉर्म या ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो गया एचआर की तरफ। तो एचआर जो है, अगर हमारे पास एक्सपीरियंस लोग मौजूद हैं, अदरवाइज भी डिफरेंट सेशंस में भी बातचीत हुई, सबसे सुना भी, तो एचआर पाकिस्तान में पर्सनल डिपार्टमेंट और देन एचआर, ये भी 80s और 90s में ही इवॉल्व होके, तो 90s में परवान चढ़ा थोड़ा सा, ट्रेनिंग डेवलपमेंट भी 90s में आ गया। और उसके बाद वो चलता रहा, और वो काफी चीजें फिर अभी हमारी याददाश्त में है। और आज का प्रेजेंट एचआर हमारी नजर में है, जिसमें सारी चीजें सेंट्रलाइज्ड नजर आती हैं। एचआर फंक्शंस के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। एंड आईआर, और वी कैन से एम्प्लॉय रिलेशन, इज ए फिफ्थ फंक्शन ऑफ एचआर इन प्रेजेंट एरा। तो अब यहाँ तक जो है एक हिस्ट्री को कोशिश मैंने की कवर करने की, कि किस तरीके से आईआर जो है इवॉल्व हुआ, और देन डिक्लाइन, और उसके बाद मर्जर या कन्वर्जन इन एचआर, और प्रेजेंट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ आईआर। अभी कुछ पब्लिक सेक्टर में ऑर्गेनाइजेशंस हमें नजर आती हैं, या कुछ पुरानी प्राइवेट सेक्टर में हैं, जिनमें ट्रेड यूनियन है और प्रॉपर आईआर डिपार्टमेंट्स हैं। अभी जो आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं सब दोस्त, और इस सेशन के अंदर जो ट्रू वैल्यू ऐड करने की बात है, थोड़ा ये हिस्टोरिक फैक्ट्स ऑन रिकॉर्ड लाना चाह रहा था मैं। अब इसको अगर आगे लेके चलें, तो हम इसको लिंक करेंगे विद पेंडेमिक। पेंडेमिक ने जहाँ पे तमाम जॉब्स को हिला के रख दिया, स्पेशली सारे सपोर्ट फंक्शंस को, वहाँ पे आईआर और एचआर के ऊपर भी इसका इफेक्ट आया। और इवन इन सम ऑर्गेनाइजेशंस दोस्त ही शेयर कर रहे थे कि जब ले ऑफ या जॉब कट्स की बात हुई, तो स्टार्टिंग फ्रॉम दीज जॉब्स ही जो लिस्टें हैं वो तैयार की गई। और बिल्कुल इसको जो 60-70s में जो आईआर का स्टेटस था, वो तो ये था कि अगर खुदा न खास्ता ऑर्गेनाइजेशन ने क्लोज होना है, तो आईआर मैनेजर जो है वो ही वाज द लास्ट पर्सन जो बिल्कुल आखिर में जिसकी ले ऑफ की बारी थी। तो लेकिन अभी अनफॉर्चुनेटली इस पेंडेमिक में क्या हुआ है कि एचआर या आईआर वाले जो हैं, दे वर एट फ्रंट
के टॉप पे मेजोरिटी ऑर्गेनाइजेशन में इन्हीं के अंदर कट लगे और इन्होंने ही शायद वॉलंटियर भी किया कि जी हमारी इतनी टीम्स हैं, इसमें हम वी आर प्रिपेयर्ड कि जी इस तरीके से कर लें। लेकिन ये भी एक लर्निंग और एवोल्यूशन फेज है। इसके अंदर लर्निंग क्या हुई कि अब आईआर फंक्शन एचआर के ऊपर तो सारे बात कर रहे होते हैं कि एचआर जो है एवरी लाइन मैनेजर इज एचआर मैनेजर, और एचआर के ऊपर काफी डिस्कशन और काफी बातचीत होती है और काफी लोगों का नॉलेज और ग्रिप है इसके ऊपर। एचआर फील्ड जो है माशाल्लाह काफी ग्रो किया उसने। आईआर चूंकि एक कॉर्नर प्रोफेशन बन गया मास वाइज चंद ऑर्गेनाइजेशंस के, तो अभी इस पेंडेमिक में जो हमने विटनेस किया वो ये कि जिन ऑर्गेनाइजेशंस में आईआर कॉम्पिटेंसीज की अब मैं बात करूंगा, आईआर कॉम्पिटेंसीज या स्किल्स कम थी, उन ऑर्गेनाइजेशंस ने इस पेंडेमिक में उसकी कॉस्ट भी बेयर की है। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऑर्गेनाइजेशन हम देखते हैं आज से 1-1.5 माह पहले मेन स्ट्रीम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी जो है हमने कुछ ओनर्स के नाम तक भी सुने कि फलां सेठ साहब, फलां सीईओ ओनर जो हैं उनके बैनर जो है लोगों ने लगे हुए देखे, व्हाट्सएप में शेयरिंग देखी। तो वहां पे जो ऑर्गेनाइजेशंस ने क्या किया कि लोगों को टर्मिनेट किया, लीगल कंप्लाइंस में रहते हुए टर्मिनेट किया, उनको किसी ने 1 सैलरी दे के टर्मिनेट किया, किसी ने 2, किसी ने 3 दे के। और उसके बाद गवर्नमेंट नोटिफिकेशन आ रहे हैं, वो गवर्नमेंट कह रही है ले ऑफ पे बैन है। फिर उन लोगों को मीडिया पे भी डिफेमिंग हुई और देन रीहायर भी किया। और यानी इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन ने लूज ही लूज किया, तो नाम भी बुरा हुआ, पैसे भी गए, हासिल भी कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ से लर्निंग ये आई कि आईआर कॉम्पिटेंसीज जो हैं वहाँ लैग कर रही थी उन ऑर्गेनाइजेशन में। एक और मैं शेयर करूंगा कि हमने कुछ क्लिप्स ऐसे भी देखे जहाँ पे अगर कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज गई हैं एसओपी की कंप्लाइंस देखने के लिए, तो उनको कहा गया कि आप जो है शो मी योर वारंट, कि कहाँ से आप आए और वारंट शो करवाएं ताकि हम आपको एक्सेस दें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आने की और आप इंस्पेक्ट कर सकें। अब ये आईआर कॉम्पिटेंसी की ही बात है कि 144 जब इन्फोर्स होता है तो 144 इज ए वारंट एट पब्लिक एट लार्ज, वो खुद ही एक वारंट होता है। तो वो तो जहाँ पे 5 लोग से ज्यादा नजर आएंगे वहां पे वो कानून हरकत में आता है और वो अपना काम शुरू कर देता है। वो कभी ये नहीं हो सकता कि 5 लोग इकट्ठे हैं और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी वाला उन 5 को देखेगा और किसी मजिस्ट्रेट के पास जाएगा, वारंट इशू करवाएगा और आके उन 5 को कहेगा कि भाई आप यहाँ पे इस तरीके से संभलना हो। तो ये एक लैक ऑफ आईआर कॉम्पिटेंसीज नजर आई, जिसका ना सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन, एचआर और डिफरेंट जो लोग डिसीजन मेकर या फ्रंट फेसिस के ऑर्गेनाइजेशन के, उन्होंने इसको फेस किया इस लैकनेस को, और उसके रिजल्ट जो है बेसिकली उन्होंने वो फेस किए। अब हम आते हैं अपने, ये मैंने बेसिकली हिस्ट्री, नीड और अब टॉपिक की तरफ के व्हाट आर आईआर कॉम्पिटेंसीज। तो इसमें आईआर कॉम्पिटेंसीज के साथ जो आपने फवाद भाई शेयर किया था कि इसमें हम थोड़ी सी बात कर लेंगे इसकी अप्रोचेज और स्ट्रेटजीज के हवाले से भी, उससे भी मजीद क्लैरिटी आती है। क्योंकि हम आज वो लॉ की नहीं बात कर रहे कि जी स्टैंडिंग ऑर्डर क्या कहता है, आईआरओ क्या कहता है। Exactly. तो अब मैं जी आज ऑडियंस या व्यूअर्स के साथ, जो रिस्पेक्टेबल व्यूअर्स हैं उनके साथ शेयर करना चाहूंगा आईआर में अप्रोचेज एग्जिस्ट करती हैं, और ये अप्रोचेज जो हैं आज चूंकि हम आईआर विद नॉन आईआर के ऑब्जेक्टिव के साथ चले हैं, जिसको आईआर वाले भी लर्न कर सकते हैं, उनके लिए कोई इसमें बैरियर नहीं है। लेकिन ये एक बैक एंड पे आपका समझे कि माइंड में एक सॉफ्टवेयर होता है कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होना चाहिए जब हम आईआर एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहे हैं। तो अभी मैं कुछ इंपॉर्टेंट अप्रोचेस टू आईआर शेयर करूंगा। उसमें टॉप 3 अप्रोचेस हम देखते हैं कि आईआर की यूज होती हैं। उसको फर्स्ट ऑफ ऑल एक को बोला जाता है यूनिटरी अप्रोच, second is pluralistic approach and third is Marxist approach। तो अब मैं इन तीनों अप्रोचेस को, इसके अलावा भी है सिस्टमैटिक अप्रोच है, अप्रोच का नाम ही है सिस्टमैटिक अप्रोच। फिर एक ऑक्सफोर्ड अप्रोच एक को कहते हैं,
तो ये, लेकिन जो मैं मुद्दा बयान करना चाहता हूँ वो 3 अप्रोचेस के साथ ही मैं होपफुली वो बात अपनी क्लियर कर लूंगा कि हम आईआर को समझें कि आईआर जो है उसको हमने अपने दिमाग में क्या चीजें इंस्टॉल करनी है और देन ऑन ग्राउंड किन चीजों को कैरी करके आगे चलना है. First of all, starting from unitary approach. Unitary approach is based on the strong argument that there is only one source of authority, that is management, which own and control the dynamic of decision making in issues relating to negotiation and bargaining. Under unitary approach, industrial relations are grounded in mutual cooperation, individual treatment, teamwork, and shared goal. तो ये इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं यूनिटरी अप्रोच के. ये सॉर्ट ऑफ सेंट्रलाइज्ड अप्रोच की तरफ जाता है मामला. इसके कुछ क्रिटिक्स भी हैं, वो कहते हैं कि यूनिटरी अप्रोच इज बीइंग क्रिटिसाइज्ड as a tool for seducing employees away from unionism, socialism. It is also criticized as manipulative and exploitative. अब मैं इसको क्या समझाऊं, मैं इस अप्रोच को यूनिटरी अप्रोच को इस तरीके से समझता हूं कि सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग है. फॉर एग्जांपल, अगर किसी बिजनेस फैमिली ओन्ड बिजनेस में हम काम कर रहे हैं तो उसमें यूनिटरी अप्रोच जो है वो दैट लाइज विद सीईओ और सेठ साहब. वो ही वेलफेयर करना चाहते हैं, तो वो जिसको वेलफेयर समझते हैं वही वेलफेयर फॉर ऑल है. वही कुछ डिसिप्लिन इन्फोर्स करना चाहते हैं, वही डिसिप्लिन है जो उनकी थॉट है. और जो भी वो इनिशिएटिव लेना चाहते हैं दैट विल बी कंसिडर्ड एज हिज और ऑर्गेनाइजेशनल आईआर अप्रोच. सेकंड वन इज प्लूरलिस्टिक. Pluralistic approach totally departs from the unitary approach and assumes that organization is composed of individuals who form distinct groups with their own set of aims, objectives, leadership styles and value propositions. तो यहाँ पे तो ये उसका बिल्कुल ऑपोजिट है यूनिटरी अप्रोच का. The organization is multi-structured and there will be continued tension due to conflicts within and between the various sectional groups. In contrast to the unitary approach, the pluralistic approach considered conflict between management and employees as a rational and inevitable. जहाँ पे difference of opinion जिसको हम डिस्प्यूट का नाम दे दें या जो भी कंफ्लिक्ट का नाम दे दें, तो वो एट द एंड किसी प्रोग्रेस ही लेके जा रहा होता है. डिस्प्यूट की अगर रेडरेस है वो विन विन. थर्ड अप्रोच दैट इज मार्क्सिस्ट अप्रोच इज आल्सो नाउन एज द रेडिकल पर्सपेक्टिव. द मार्क्सिस्ट अप्रोच इज बेस्ड ऑन द प्रोपोजिशन दैट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर मेजरली गवर्न्ड बाय ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट. ये कैपिटलिज्म की तरफ जो है ये tilted है. Marxists, like the pluralist, regard conflict between employer and employees as inevitable. However, pluralists believe that the conflict is inevitable in all organizations. Marxists see it as product of capitalist society. Adversarial relations in the workplace are simple one aspect of class conflict. Marxist approach thus focuses on the type of society in which an organization function. तो ये बेसिकली 3 अप्रोचेज जो हैं इनके हवाले से मैं बात करना चाह रहा था. इसको वन लाइनर तीनों को एक दफा फिर मैं सम अप कर देता हूँ. यूनिटरी मीन वन मैन शो, वी कैन से सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग, और जो वो फीडबैक नहीं कहीं से ले रहे. प्लूरलिस्टिक अप्रोच है, उसके अंदर हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि डिफरेंट बॉडीज पर्सन स्ट्रक्चर जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है. और मार्क्सिस्ट अप्रोच इज सॉर्ट ऑफ कैपिटलिस्ट अप्रोच. तो ये बेसिकली मेन अप्रोचेज जो हैं इनमें अब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हैं तो हमें कॉन्सेप्चुअली शुड बी क्लियर कि हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में है ये ऑर्गेनाइजेशन को स्विच करना है तो किस अप्रोच की तरफ हमारी स्विचिंग होगी. उसके बाद नेक्स्ट जो है मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूंगा आईआर कॉम्पिटेंसीज के हवाले से ही कि मेजर आईआर कॉम्पिटेंसीज जिनको आज हम कंसिडर करते हैं वो बेसिकली हैं क्या.
फर्स्ट ऑफ ऑल जो टॉप लाइन जिसको मैं रैंक करता हूँ, ये डिफरेंट पेपर्स उनको रिसर्च करने के बाद चीज़ों को मैंने ये कंपाइल अप करके तो आज शेयर करने के लिए आप लोगों के साथ लेके आया हूँ। जो टॉप लाइन मेरी तरफ से है जिसको मैंने देखा, दैट इज कम्युनिकेशन। आईआर कॉम्पिटेंसीज के अंदर कम्युनिकेशन इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। अब ये मैं बात किस के साथ कर रहा हूँ, मैं उस लाइन मैनेजर के साथ बात कर रहा हूँ जो ऑलरेडी कम्युनिकेशन कर रहा है। मे बी ही इज वेरी गुड इन कम्युनिकेशन, अपना वो मैसेज बड़ा अच्छा पास कर देता है, लेकिन जब उसने अपने ज़हन में आईआर कॉम्पिटेंसी को रख के जब कम्युनिकेशन करनी है, तो आईआर की तरफ से की गई कम्युनिकेशन के ऑब्जेक्टिव्स कुछ डिफरेंट होते हैं, वो आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो वो अपनी कम्युनिकेशन को कन्वर्ट करना है आईआर स्टाइल कम्युनिकेशन के अंदर। सेकंड इज रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अब रिलेशनशिप सीनियर जूनियर का तो होता ही होता है, बाय डिजाइन बाय पोजीशन, समवन इज जूनियर, समवन इज रिपोर्टेड, और समवन इज सीनियर, और जिसको दूसरे लोग रिपोर्ट कर रहे हैं। अब आईआर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस रिलेशनशिप को हमने बिल्ड करना है। इसके अंदर ट्रस्ट जो है वो एक मैटर करता है कि ना सिर्फ पोजीशन बेस्ड रिलेशनशिप होना चाहिए जिसमें दूसरे के पास तो ऑप्शन ही नहीं होती कि अच्छा रिलेशन अच्छा नहीं लग रहा तो वो भी चेंज कर ले किसी को, और आइंदा फला आदमी से रिलेशन रखे या ना रखे। तो जो आईआर पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेशनशिप होता है वो बेसिकली पोजीशन बेस्ड नहीं होता, वो ट्रस्ट बेस्ड होता है। तो ट्रस्ट बेस्ड अपने रिलेशनशिप को प्रमोट करने की जरूरत होती है। थर्ड इज एथिकल प्रैक्टिसेस होनी चाहिए कि पोजीशन बेस्ड, सम टाइम बीइंग फाइनेंस मैनेजर मेरी पोजीशन है और मैं काफी डिसीजन ले सकता हूँ और डिस्क्रिशनरी पावर्स होती हैं। एसओपीज ऑल दो रिटर्न होती हैं, ब्लैक एंड व्हाइट में सारा कुछ होता है, लेकिन सम टाइम मेरे पास ग्रे एरियाज होते हैं कि मैं डिसीजन मेकिंग कर सकता हूँ। तो बीइंग अथॉरिटेटिव पर्सन, बीइंग मैनेजर ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ एनी कंपनी, तो वो सम टाइम आर्बिट्रेरली एक्सरसाइज कर दी जाती हैं अपनी पावर्स। तो उसके लिए एक रैशनल बैकग्राउंड में होना चाहिए आपके किसी भी डिसीजन मेकिंग में। आप लाइन मैनेजर हैं, आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हेड कर रहे हैं, प्रोडक्शन मैनेजर हैं, टीम के सुपरवाइजर हैं, तो आपने वहाँ एक डिसीजन मेकिंग के वक्त 1 मिनट का पॉज लेना है और अपने आईआर के बटन को स्विच को ऑन करना है। आईआर का स्विच आपको उसके अंदर अलर्ट देगा कि आपके किस डिसीजन से ट्रस्ट बिल्डिंग होगी। तो आपने जो अपनी प्रैक्टिसेस करनी है, एथिकल प्रैक्टिस की मैं बात कर रहा हूँ, कोई डिसीजन मेकिंग करनी है, कोई उनके साथ किसी भी तरीके का ट्रीटमेंट करना है, तो आईआर का स्विच ऑन करके करेंगे तो वो उसकी प्रोडक्ट एट द एंड निकलेगी ट्रस्ट। वो आप पे ट्रस्ट करेगा, आप उस इंडिविजुअल पे ट्रस्ट करेंगे। उसके बाद एचआर एक्सपर्टीज। अब आईआर कॉम्पिटेंसीज के अंदर वन ऑफ द कॉम्पिटेंसीज एचआर एक्सपर्टीज। रीजन के आप जहाँ पे अपनी टीम को लीड कर रहे हैं और टीम जो है वो आपकी तरफ डिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल उसने अगर एचआर में किसी काम के लिए जाना ही है तो वो भी आपकी परमिशन से ही एचआर को अप्रोच कर रहा होता है। तो आपके पास एचआर की जो बुनियादी पॉलिसीज हैं उनका नॉलेज होना चाहिए। या अगर आपने कोई 5-10 साल से टीम हेड कर ली है या डिपार्टमेंट हेड कर लिया है तो ये एक पैरेलल आप एक्टिविटी कर सकते हैं। अगर पास्ट में नहीं की तो नेक्स्ट फ्यू डेज में कर सकते हैं। जैसे हम किसी भी वेबसाइट में जाते हैं, कोई सर्विस लेनी होती है तो फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस वो हमें मिल जाता है। वहाँ पे एक डाटा बना होता है और उनके आंसर्स होते हैं, मोस्टली वही काम रिपीट हो रहे होते हैं। तो हम अपनी टीम्स के हवाले से फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस जो हैं अपने पास प्रिपेयर कर रखें कि ये एचआर डिपार्टमेंट में क्यों जाते हैं, मेरी टीम के फाइनेंस डिपार्टमेंट क्यों जाते हैं, एडमिन डिपार्टमेंट में क्यों जाते हैं। तो वो फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस के आंसर्स मेरे पास होने चाहिए। वो चाहे मैं जब आंसर्स को फ्रेम कर रहा हूं तो मैं उन कंसर्न डिपार्टमेंट एचआर, फाइनेंस, मार्केटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन उनसे कंसल्ट करके चाहे अपने आंसर्स ड्राफ्ट करूं, लेकिन ये मेरे पास फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस के आंसर्स वहीं पे होने चाहिए और वहीं पे मैं उनके इश्यूज एड्रेस करूं ताकि एक ट्रस्ट बिल्डिंग और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की तरफ मामलात जाएं। सर मैं उसके बाद आपके इस पॉइंट पे इंटरप्ट करना चाहूँगा। ये जो आप बड़ी अच्छी कॉम्पिटेंसी आपने बताई है एचआर एक्सपर्टीज वाली, क्योंकि
क्योंकि एक्चुअली इट हैज बीन सीन इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन कि आप अपने लोगों को फैसिलिटेट करने के बजाय अपनी टीम को एज एन सुपरवाइजर आप रेफर कर देते हैं टुवर्ड एचआर कि जी ये तो मेरा नहीं है, ठीक है, मेरा इशू नहीं है, वो कि ये तो एचआर की तरफ से हुआ। लेट्स सपोज अगर परफॉर्मेंस में कोई डिफिशिएंसी हुई है तो आप वो चीजें एचआर की तरफ ट्रांसफर कर देते हैं रादर देन आप उनकी वहां पे क्लैरिटी दें उस इंडिविजुअल को। यू आर एब्सोल्युटली राइट कि हमें एज अ बीइंग बिजनेस मैनेजर और एवरी मैनेजर एवरी सुपरवाइजर हैज टू एंटरटेन देयर टीम। दे हैव टू नो कि जी मुझे किस तरह अपनी टीम को जो है वो मेंटर करना है, कोच करना है। तो सर प्लीज मैं सिर्फ ये एक एडिशन करना चाह रहा था अपनी तरफ से। जी, थैंक यू वेरी मच। उसके बाद नेक्स्ट आईआर कॉम्पिटेंसी। अब ये व्यूअर्स कह भी सकते हैं कि ये कॉम्पिटेंसी आईआर में कहाँ से आ गई। दैट इज बिजनेस एक्यूमेन। अभी होता क्या है कि एचआर जो है दैट इज ए वी कैन से फेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली फॉर एम्प्लॉय पर्पसेस। लेकिन एचआर अभी स्टिल इवॉल्विंग स्टेज पे है, क्योंकि एचआर का लोग भी बड़ा इसको माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। और सबसे जो मैं देखता हूँ एक्सट्रीम फेज आता है वो होता है आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल का। परफॉर्मेंस अप्रेजल के बाद उसके ऊपर रिवॉर्ड का। तो उसमें जो मोस्टली देखने को आता है और उसके बाद एचआर की जस्टिफिकेशन जो होती हैं कि जी यही मिल सका और यही हम आपको दे रहे हैं, तो उससे हम देख लेते हैं कि एचआर जो है कौन सी ड्राइविंग सीट पे है और क्या रोल परफॉर्म कर रहा है। जहाँ पे अच्छे रिजल्ट्स हैं वहाँ डेफिनेटली एचआर के पास स्कोप है और एचआर काम कर रहा है। जहाँ पे एचआर ने भी किसी और को देने हैं, तो वहाँ पे डेफिनेटली कुछ सोचने की बात है। तो बिजनेस एक्यूमेन जो आईआर का, इसलिए इसको मैं आईआर में समझता हूँ कि ये ज्यादा फॉल करता है, पास्ट में भी करता रहा है। क्योंकि आईआर ने जहाँ पे अच्छा आईआर था उसने ऑर्गेनाइजेशंस को जो है वो सेव किया है, प्रोटेक्ट किया है अगेंस्ट जो पास्ट की मैंने 70s 80s की 60s की हिस्ट्री बताई। और वहाँ पे अगर आपको कुछ पुराने लोग मिलें तो वहाँ ये आइडिया होगा इसी बात का बिजनेस एक्यूमेन था। चाहे वो एक इन्वायरमेंट ने उनको सिखा दिया कि बिजनेस की नीड्स क्या हैं, तो वो एक फाइनेंस मैनेजर वो सिर्फ कैश फ्लोज के ऊपर ना नजर रखे, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ बिजनेस को भी देखे। लाइन मैनेजर, सुपरवाइजर, इनमें भी ये बिजनेस एक्यूमेन की एक वी कैन से सेंस एग्जिस्ट करनी चाहिए। एग्जिस्ट कर रही है तो इसको इम्प्रूव करना चाहिए। आईआर में ये मुश्किल है डाइजेस्ट करना कि आईआर में क्यों एग्जिस्ट कर रही है ऑलरेडी। मैं इसको ये समझता हूँ कि आईआर जो है चूंकि हम आजकल जो आईआर को फिक्स किया हुआ है कि जी यूनियन को हैंडल करेगा और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को देखेगा, तो जब वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को डील कर रहा होता है तो वो उनमें आईआर का ऑर्गेनाइजेशन के फेस के तौर पर ही स्ट्रेंथ को ज़हन में रख के कुछ ना कुछ नॉलेज गेन करके स्ट्रेंथ कर रहा होता है गवर्नमेंट कॉरिडोर करता हूँ। उसके बाद जो आईआर कॉम्पिटेंसी है दैट इज सपोर्टिंग साइंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अब हम क्या देखते हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एमएनसीज हैं, और जितना मर्जी बिग साइज ऑर्गेनाइजेशंस ले लें, उसमें एक सर्टेन लेवल के बाद आप डिपार्टमेंट को जब हेड कर रहे हैं तो उस वक्त आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिपार्टमेंट की होगी। लेकिन उससे नीचे में चाहे आप इंजीनियरिंग साइड पे हैं या किसी भी और मैन्युफैक्चरिंग में है, तो मोस्टली ड्यूटीज परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो शिफ्ट ड्यूटी के अंदर क्या होता है कि जो ओनरशिप ऑफ टास्क और प्रोजेक्ट और असाइनमेंट है वो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ शिफ्ट टाइम और हैंडिंग ओवर टास्क टू योर नेक्स्ट पर्सन, वो एक फ्री माइंड के साथ ड्यूटी ऑफ करके तो घरों को लोग चले जाते हैं, या ऑफ साइड जो भी है वर्क प्लेस से हट के अपनी प्राइवेट लाइफ की तरफ चले जाते हैं।
तो उस वक्त इस नेचर ऑफ जॉब के अंदर स्पॉटिंग साइन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ये एक बड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है कि हम उस तरीके से मेंटली प्रिपेयर्ड ही नहीं होते। जब हमें पता है कि जब इसी वर्क प्लेस पे जिसका इस वक्त मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, आफ्टर 8 आवर कोई और रिस्पॉन्सिबल होगा, तो मेरा वो लेवल ऑफ इंटरेस्ट उस लेवल का नहीं होगा। तो हमने इस अपने लेवल ऑफ इंटरेस्ट को एट वर्क प्लेस उसको इंक्रीज करना है। सिर्फ अपने 8 घंटे या अपनी ड्यूटी टाइमिंग के अंदर ही उस पर कंसंट्रेट नहीं करना। अदरवाइज भी उसमें हमारे पास एक सर्वेइंग स्किल होनी चाहिए कि हम एक स्पॉट कर सकें कि कहीं कहाँ पे हमें साइन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट नजर आ रहा है। चाहे एज ए टीम हम 3 लोग अगर शिफ्ट्स में आ रहे हैं ABC में, तो तीनों अपनी इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर करते रहें कि अभी ये प्रॉब्लम देखने में आ रही है, ये फलां जो हाईलाइटेड पर्सन है इसको ऑब्जर्व करने की जरूरत है। तो वो एक बल्कि इससे अच्छा डाटा भी बन सकता है कि 3 लोगों की ऑब्जर्वेशन किसी के बारे में आ रही होगी। तो ये एक IR कॉम्पिटेंसी होती है कि सिर्फ अपने उस ड्यूरेशन तक अपने आप को वर्क प्लेस से कनेक्टेड ना रखा जाए, वर्क प्लेस के अदर फैक्टर्स को भी ध्यान में रखा जाए। उसके बाद एक IR कॉम्पिटेंसी मैं समझता हूँ ये होती है कि IR में अथॉरिटेटिव काम नहीं होता, कंसल्टेटिव होता है। IR में कंसल्टेशन की जाती है, चाहे वो एक्सटर्नल आपके स्टेक होल्डर्स हैं, एक्सटर्नल रिसोर्सेज हैं, आपके कंसल्टेंट्स हैं, आपके लॉयर्स हैं। तो IR में हर एक्शन के ऊपर जो है वो कंसल्टेंसी कोई बुरी चीज नहीं है, मशवरे में इस्लाम में भी कहते हैं खैर है। तो कंसल्टेशन करनी चाहिए। समटाइम हम बिल्कुल अपने आप को वी स्टार्ट फीलिंग के जी मैं ये डिसीजन मेकिंग कर सकता हूँ और आई एम द राइट पर्सन, और चूंकि ये मेरी पोजीशन में अथोराइज्ड है कि मैंने ये डिसीजन करना है, गलत हो या दुरुस्त हो उसका मुझ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बिकॉज आई एम लीगली अथोराइज्ड बाय वर्च्यू ऑफ माय पोजीशन। तो ये कंसल्टेशन जो है उसको आपने एक सॉफ्टवेयर आपके अंदर इंस्टॉल्ड होना चाहिए कि आपने कंसल्टेशन करनी है हर इशू के ऊपर। So true. ये IR वालों में होता है। IR वाले जब भी चाहे रिपीट इवेंट हो तो वो अपनी कोई फाइल इशू पकड़ के तो चल पड़ेंगे किसी तरफ, चाहे आपकी तरफ ही किसी प्रोडक्शन मैनेजर की तरफ ही आए कि जी ये आया इशू, तो अब आपका क्या ख्याल है इस पे, चाहे नहीं वो सर, ऊपर की तरफ जाएं चाहे नीचे की तरफ जाएं, एक्चुअली मैं लाजमी करते हैं वो। मैं सिर्फ एक चीज यहाँ शेयर करना चाहूंगा कि क्योंकि लोग एक सर्टेन पोजीशन पे होते हैं, लेट्स सपोज एक मैनेजर है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो शाय होते हैं कि यार अगर मैं किसी से कंसल्ट कर लूंगा या अपने किसी कलीग से, अपने सीनियर से, पीयर मेंबर से अगर मैं किसी चीज पर कंसल्ट करूंगा तो वो ये ना समझे कि माइट बी जो इंडिविजुअल है उसके अंदर वो लैक ऑफ कॉम्पिटेंसी है, लैक ऑफ नॉलेज है, तो उस फेयर की वजह से कि जी वो एक्सपोज ना हो जाए। तो दैट इज वन ऑफ द रीजन कि हम कंसल्ट नहीं करते हैं और फिर हम लोग जो है वो गलत रॉन्ग डिसीजन ले लेते हैं जो इम्पैक्ट करते हैं पूरी ऑर्गेनाइजेशन। जिस तरह अभी अर्लियर आपने कहा कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है विदाउट नोइंग दी IR इश्यूज लोगों को निकाला जॉब से, और जो है वो फिर उनको एक बड़ी कॉस्ट जो है वो बेयर करनी पड़ी इन टर्म्स ऑफ री हायरिंग विद दी अदर जो नॉट भी ओनली री बेनिफिट्स थे। हायरिंग, रिप्यूट भी उन्होंने जो जी है उसकी भी कॉस्ट बेयर की। आप गुडविल लर्न करते हैं साला साल। तो उसके बाद अभी चलते हैं कि नेक्स्ट स्किल, बड़ी कॉमन स्किल, निगोशिएशन स्किल। निगोशिएशन स्किल के अंदर आई वुड से अगेन कि आपने IR का स्विच ऑन करके निगोशिएशन स्किल को समझना है। निगोशिएशन स्किल किसी के साथ कोई चीज बार्गेन करके और कुछ उस एक पर्टिकुलर मूवमेंट के अंदर कुछ गेन करके वापिस आना इज नॉट निगोशिएशन स्किल का जो आउटकम है, दैट इज ए विन विन सिचुएशन। आपने दूसरे की भी सक्सेस को अपने मद्देनजर रखना डिसीजन मेकिंग में, और खुद भी कंप्रोमाइजिंग नहीं होना, सरेंडर नहीं करना, आपने लूजिंग पोजीशन में नहीं जाना। दोनों की जहाँ पे विन विन पोजीशन होगी वो ही एक सक्सेसफुल निगोशिएशन उसको कंसिडर किया जाता है। निगोशिएशन स्किल, सक्सेसफुल निगोशिएशन, ये एक कंप्लीट सेपरेट टॉपिक है। इसके डिफरेंट स्टाइल्स हैं, तो उस पे हम दोबारा किसी दिन इन डिटेल भी बात कर सकते हैं। लेकिन मैंने क्रक्स बताया कि विन विन इज दी बेस्ट IR
नेगोशिएशन जिसका रिजल्ट विन विन निकलता है। जिसमें विन विन नहीं है तो, या अगर आपको नीड है, जैसे हमने सबने अभी ग्लव्स, मास्क और अदर सेफ्टी गैजेट्स लिए हैं, तो ये विन विन नहीं था, ये हमारे पार्ट पे लूज था और दूसरे के पार्ट पे जिसने उसकी होर्डिंग की उसके पार्ट पे विन था, टेम्परेरी विन उसकी। उसमें आईआर के अंदर निगोशिएशन उसको बोलेंगे जिसका एंड रिजल्ट जो है दैट इज विन विन। और उसके बाद जो है लास्ट इसको मैं लेता हूँ लीडरशिप और इंटरपर्सनल स्किल्स। इसको मैं क्लब करके कंसिडर करता हूँ, क्योंकि आपने टीम्स को लीड करना होता है, आपने एक अपना एक स्टेचर वी कैन से कि वो एक बिल्ड करना होता है कि एक ट्रस्टफुल पर्सनैलिटी के तौर पे वहां पे मूव अराउंड करना होता है वर्क प्लेसेस में, सो दैट पीपल जो है वो लोग आपके वर्कर जो है आप तक अप्रोच करें फॉर रिड्रेसल ऑफ देयर ग्रीवेंसीज, उनको फील आए कि जी इनके पास जाएंगे तो यहाँ से हमारा कोई मामला जो हैं वो हल होंगे। तो ये बेसिकली मैं इनको अभी सम अप कर सिर्फ बुलेट्स में रीड कर देता हूँ। स्टार्टिंग मैंने किया कम्युनिकेशन स्किल्स से, देन रिलेशनशिप मैनेजमेंट, एथिकल प्रैक्टिसेस, एचआर एक्सपर्टीज, बिजनेस एक्यूमेन, एंड देन स्पॉटिंग साइन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कंसल्टेशन, एंड लीडरशिप एंड negotiation इंटरपर्सनल skills. स्किल्स। तो ये हम निगोशिएशन बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हमने इसको इस तरीके से अप्रोचेस को समअप किया। अब मैं जाता हूँ रिगार्डिंग स्ट्रेटजीज, Sir, आईआर I, स्ट्रेटजीज की। I would like to add one thing here. As you know that in IR competencies, one of the competencies for business manager is most important is understanding of laws. What do you think? Can we add here as an additional skill, understanding of common statutory laws, जो उनको पता हो कि जी हमें किस तरह डील इसको करना जी जी बिल्कुल आपने अच्छा इसको राइट पॉइंट पे ये क्वेश्चन किया। अगर इसको अब हम ये एक्सपेक्ट करें कि लॉज की क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग हो जाए आ जाए तो दैट इज आइडियल स्टेट। लेकिन अगर इसका लोड उन पर डालें तो वो फिर मे बी दे रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द आईआर रोल। तो मैं इसको समझता हूँ, इससे मैं बिल्कुल वो एग्री करता हूँ जो आपने बात की। मेरे उस पर मेरा कोई दूसरी राय नहीं है कि लॉज का पता होना चाहिए। लेकिन जो एचआर एक्सपर्टीज की मैंने बात की कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो हैं, तो वो अगर उन्हीं में प्रिपरेशन हो जाए, वो लीगल क्वेश्चंस हैं उनके बारे में भी एचआर से इनपुट ले ले, एचआर किसी एक्सटर्नल रिसोर्स से कंसल्टेंट या उनके लीगल एडवाइजर उनसे लेके दे दे, तो वो मेरे उस पार्ट के अंदर जो है मैं उसको देखता हूँ कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की लिस्ट के अंदर ये कवर्ड है। लेकिन बिल्कुल आपने राइटली हाईलाइट किया कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर इसको सेपरेट करें तो मुझे लगता है कि एक बर्डन फील होगा कि जी अब लॉ हम लोग सीखना शुरू कर दें। उसके बाद आगे आते हैं जी स्ट्रेटजीज जो हैं यूज हो रही हैं जो एम्प्लॉय रिलेशंस में। तो उसमें स्ट्रेटजी के अंदर भी हमें थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशनल साइड से एक इनपुट जो है वो रिक्वायर्ड होता है, या वी कैन से के विद इन ऑर्गेनाइजेशन, इवन आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन से भी कुछ फैक्टर्स होते हैं वो हमें इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं हमारी स्ट्रेटजी सेट करने में। तो मैं कुछ उन इन्फ्लुएंशियल फैक्टर्स को पहले जिक्र कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअल बिहेवियर, कि जब कोई भी हम आईआर स्ट्रेटजी फॉर्म कर रहे होते हैं तो वहाँ पे इंडिविजुअल बिहेवियर यानी एम्प्लॉयज जो हैं उनका हर एक कैसे सोचता है, क्या उनका अच्छा इंडिविजुअल बिहेवियर भी। अब इसके भी डिफरेंट सब सेगमेंट्स बनते हैं। सब सेगमेंट्स क्या बनते हैं, आप किस टाइप ऑफ इंडस्ट्री में है, आप किस रीजन में है, ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री क्या है। तो ये इंडिविजुअल जो बिहेवियर है दैट इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर आपकी आईआर स्ट्रेटजी को सेट करने में। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर,
आप किसी कॉरपोरेट इन्वायरमेंट में, आप किसी फैमिली ओन्ड बिजनेस में हैं, आप स्मॉल साइज ऑर्गेनाइजेशन में हैं, लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन में हैं, आजकल जैसे एक टर्मिनोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशनल ऑर्गेनाइजेशन की भी आ गई है, क्या आप ट्रांसफॉर्मेशनल ऑर्गेनाइजेशन में है, तो ये भी एक सेकंड फैक्टर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो भी आपकी आईआर स्ट्रेटजी सेट करने में मैटर करता है। देन जो है लीडरशिप स्टाइल, आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लीडरशिप जो है वो कैसी मैसर आई है, और आपका अपना भी और आपकी जो टॉप लाइन लीडरशिप है जिसका इम्पैक्ट डाउन द लाइन आना है, तो वो लीडरशिप का जो स्टाइल है वो भी आपकी आई है स्ट्रेटजी में मैटर करता है। आपकी स्ट्रेटजी बड़ी एक मोटिवेशनल और हेल्दी और बड़े वेलफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से ले आते हैं, तो अगर वो आपकी मैनेजमेंट ही इसको ऑन नहीं कर रही, लीडरशिप स्टाइल डिफरेंट है, तो वो स्ट्रेटजी आपकी वर्केबल नहीं होगी। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन की इकोनॉमिक एंड टेक्निकल इन्वायरमेंट, यानी उसकी हेल्थ कैसी है ऑर्गेनाइजेशन की, ये भी मैटर करती है। आप बड़ा कोशिश करते हैं, मैंने एम्प्लॉयज को सपोर्ट करनी है, एम्प्लॉयज को बेनिफिट देने हैं, एम्प्लॉयज की गुर्बत मैंने खत्म कर देनी है, उनकी तमाम नीड्स मैंने पूरी कर देनी है, लेकिन उससे पहले आपको इकोनॉमिक हेल्थ का पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन की पास है क्या, उसकी टेक्निकल हेल्थ का पता होना चाहिए कि फ्यूचर में ये ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर 5 या 10 ईयर जो आप ये कैरी करने जा रहे हैं किसी एक निगोशिएशन एग्रीमेंट के अंदर, लोड ये 10 साल के बाद मल्टीप्लाई होके तो क्या इसका रिजल्ट आएगा, क्योंकि मैंने देखा निगोशिएशंस में 2 साल के लिए तो उस लोड को कैलकुलेट किया जाता है, 10-20 ईयर्स पे कैलकुलेट नहीं किया जाता विद योर अदर बिजनेस एसेट्स और बिजनेस जो फ्यूचर सर है रेवेन्यू। कंसिडरिंग दी करंट सिचुएशन जो अभी देखें, किसी को नहीं पता था, अगर हम 4-5 महीने पहले देखें, नोबडी अंडरस्टैंड कि जी ये कोविड क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या होगा ऑर्गेनाइजेशन पे, और अभी तक अनसर्टेनिटी है कि क्या होगा आगे। मजीद वी आर नॉट क्लियर कि जी नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर तक ये चलता है, पेंडेमिक नहीं चलता, उसके बाद एक और पेंडेमिक, क्या रेडी है। तो अभी करंट सिनेरियो में रहते हुए व्हाट डू यू सजेस्ट टू दी ऑर्गेनाइजेशन जो अगर अंडर दी नेगोशिएशन है विद द सीबीए, तो हाउ दे कैन कप अप विद दिस चैलेंजेस, तो किस तरह वो अपनी स्ट्रेटजी को जो है ब्रॉडर ब्रॉडर व्यू में, अगर आप हमें थोड़ा सा जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे शेयर करें कि ब्रॉडली अभी किस तरह के वो नेगोशिएशन जो है वो करें विद द सीबीए, अगर किसी की कोई नेगोशिएशन हो रही है। जी बिल्कुल, मैं आपके इस क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। बिल्कुल, अपना ये जो इन्फ्लुएंशियल फैक्टर्स हैं उसमें मैं लास्ट पॉइंट कवर कर लूँ, लीगल एंड पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, ये भी आपकी आईआर स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करते हुए मैटर करता है। तो मैंने आपको इसके स्ट्रेटजी पे इन्फ्लुएंशियल फैक्टर जो है दैट इज इंडिविजुअल बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉइज, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, लीडरशिप स्टाइल, इकोनॉमिक एंड टेक्निकल इन्वायरमेंट और हेल्थ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लीगल एंड पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, ये स्ट्रेटजी को ये अफेक्ट करेंगे। अब आपने जो क्वेश्चन किया है, ये क्वेश्चन जो है उसमें हमने कौन सी स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी है, यही आप जो मैंने 5-6 पैरामीटर्स बताए हैं, इन्हीं को रख के इन्हीं की वेटेज दी जाएगी कि आपका लीगल पॉलिटिकल इन्वायरमेंट क्या है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की इकोनॉमिक हेल्थ क्या कह रही है, ऑर्गेनाइजेशन का पास्ट क्या रहा है, आपने पास्ट में कैसे एग्रीमेंट्स किए हैं, क्या पेमेंट्स की हुई हैं, और आपका लीडरशिप स्टाइल क्या है, आप जहाँ पे भी रिपोर्ट कर रहे हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन कॉर्पोरेट सेक्टर है, फैमिली ओन्ड है, या किस साइज में ऑर्गेनाइजेशन है, वो चीजें ये आपकी स्ट्रेटजी पे मैटर करेंगी। अब एक जनरल इसको लिया जाए कि ऑर्गेनाइजेशंस के पास कैश फ्लोज डिस्टर्ब्ड हैं, इस पे कोई दूसरी राय नहीं है। तो हमारे मोस्टली क्या होता है कि निगोशिएशंस हैं, उसमें 2-3 मैं समझता हूँ फैक्टर हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं नॉर्मल हालात में भी। सबसे पहले जो मैनेजमेंट टीम नॉमिनेट की जाती है फॉर निगोशिएशन, मैनेजमेंट टीम को फ्री टाइम दें, मैनेजमेंट टीम को टाइम बाउंड ना करें। मैनेजमेंट टीम को यूजुअली टाइम बाउंड किया जाता है ऑन बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस, कहीं पे फ्रॉम डेट ऑफ सबमिशन ऑफ चार्टर डिमांड 3 मंथ्स का टाइम है, कहीं 6 मंथ्स का, कहीं पे 9 मंथ्स का, कि जी इसके अंदर अंदर आपने निगोशिएशंस को क्लोज करना है। और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं होती, जब ये आप जिससे निगोशिएशन कर रहे हैं उनके नॉलेज में आता है कि जी ये एक टाइमलाइन इनको दे दी गई हुई है, तो दे विल बी इन बेटर पोजीशन के वो एक अच्छा प्ले कर सकें।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस दफा जो है ये टाइमलाइंस का जो एक किया जाता है, टारगेट दिया जाता है मैनेजमेंट टीम्स को, वो नहीं देना चाहिए। नंबर 2, मैनेजमेंट साइड पे एक शायद अवेयरनेस तो होगी, लेकिन इसको मैंने ज्यादा एक्सरसाइज होते नहीं देखा। मैनेजमेंट साइड से भी चार्टर ऑफ डिमांड किया जा सकता है जी। तो उसके अंदर बिल्कुल इसकी कोविड की जो है रीजंस और उसकी वजह से आपके कैश फ्लो और फ्यूचर बिजनेस ऑर्डर्स, ये सारा कुछ जो अफेक्ट हुआ है, उसका एक अच्छा प्रीमाइज बना के और देन कुछ जो कॉस्ट कटिंग की सजेशंस हैं वो प्रपोज की जाएं कि जी यहाँ से हम ये बेनिफिट जो हैं इनको कट करना चाह रहे हैं, लेकिन इन बेनिफिट को इन अदर फॉर्म हम एडजस्टमेंट भी कर देंगे। यानी अगर उनकी कुछ डिमांड्स ऐसी आई हैं, उनको स्टडी किया जाए, जो रियलिस्टिक हैं उस तरफ उनको बेनिफिट दे दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल इस दफा लग रहा है कि हेल्थ बेनिफिट्स की ज्यादा बात होगी, हेल्थ बेनिफिट जो है उनको इंक्रीज किया जा सकता है। सैलरीज जो है उन पे डेफिनेटली एक लोड तो आएगा, लेकिन जैसे हम सिंध प्रोविंस में देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस के थ्रू ही सैलरी पे कट है फॉर सीनियर लेवल, तो वो एक बड़ा अच्छा टूल फॉर आर्गूमेंट है, कोटेबल है कि हुकूमत इस तरफ जा रही है, ऑर्डिनेंस आ चुका है, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बजट के अंदर उनको इंक्रीज उतनी नहीं दी गई जितनी प्रीवियसली दी जाती थी। तो ये वो टूल्स हैं जो निगोशिएशन के अंदर हेल्प करेंगे, लेकिन जो डूएबल हैं, जो मैनेजमेंट के अपने इख्तियार में काउंटर चार्टर ऑफ डिमांड वेल प्रिपेयर्ड हो, अच्छे कंसल्टेंट से कंसल्ट करके किया हो, अच्छे लॉयर से कंसल्ट करके दिया जाए, और काउंटर चार्टर ऑफ डिमांड एट सेकंड इज टाइम बाउंड ना करें अपनी मैनेजमेंट टीम को। मैनेजमेंट टीम उससे अच्छा निगोशिएट नहीं कर पाएगी। तो ये जो बुनियादी मैं सजेस्ट करूंगा कि ये प्रिंसिपल है। हमारे पास एक जजमेंट भी है सर्ल फार्मा की, एक पुरानी हम देखते हैं सिंध एपलेट ट्रिब्यूनल की, तो उन्होंने ऐसे ही किसी हालात में काउंटर चार्टर ऑफ डिमांड दिया था सैलरी कट का, और अदरवाइज किसी और सूरत में उन्होंने बेनिफिट जो है वो एडजस्ट कर दिए थे। तो काफी सारे स्ट्राइक नोटिस आया और मामला लेबर कोर्ट में चला गया, तो लेबर कोर्ट ने उनकी फेवर में डिसाइड किया था। सब काफी क्वेश्चंस आगे आ रहे हैं पार्टिसिपेंट की तरफ से। इफ यू डोंट माइंड हम लोग थोड़े से क्वेश्चंस भी ले लेते हैं साथ साथ, और आपकी जो टॉक है उसको भी हम कंटिन्यू करते हैं। साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो, आई थिंक राजा साहब की तरफ, नवीद साहब की तरफ कोई थोड़ा सा प्रॉब्लम है कनेक्टिविटी का। तो अनफॉर्चुनेटली वो डिस्कनेक्ट हो गए, तो अभी ज्वाइन कर लेते हैं उसको। आप लोगों के सवाल हैं यहाँ पे मैंने देख लिए हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो उनसे हम उनके राजा बिल्कुल आ गए राजा साहब। सर कुछ आवाज जी आवाज आ रही है बिल्कुल। मुझे कुछ क्वेश्चन है लोगों के, मैं सोच रहा हूँ कि विदाउट बीइंग डिलेड देयर टाइम हम कोशिश करते हैं कि आपकी तरफ वो सवाल करें थ्रू, और आप वन बाय वन उसके जो भी रेलेवेंट आंसर्स हैं वो शेयर कर लें। पहला सवाल है ये जमाल अनवर की साहब की तरफ से। दिस इज रिलेटेड टू with the negotiation. He is saying what are the key points which needs to be considered at the time of negotiation with authorities like government agencies से जो हम negotiation करते हैं, तो क्या मतलब points consider करें कोई भी higher professional और the business manager? गवर्नमेंट के साथ किस बात पे निगोशिएशन करनी पड़ती है? अरे अम्मी मेरा इतना दिमाग खराब हो रहा था बच्चों के साथ, पता नहीं क्या रख के। सॉरी, गवर्नमेंट के साथ जब हम कंप्लाइंट होंगे तो गवर्नमेंट के साथ किस चीज की निगोशिएशन होगी? अभी तो हम लकीली जो मैं देख रहा हूँ कि जिस तरीके से सरकारी महकमों में इंडक्शन भी होती है और जो कोटा वगैरह चल रहा होता है और वो जैसे रेफरेंस से वो लोग आ रहे होते हैं, अगर आप उनके साथ विद हैविंग लीगल नॉलेज आप उनके साथ टेबल टॉक करें
और जो ये लेबर डिपार्टमेंट या ईओबीआई, सोशल सिक्योरिटी, इनका हाल हुआ आफ्टर 18th अमेंडमेंट, तो अगर कोई विद साउंड लीगल नॉलेज उनके साथ टेबल टॉक करें, जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स, हाई कोर्ट की जजमेंट्स, उनके रेफरेंस से बात करें, तो उनके पास तो स्टैंडिंग ही कहीं नहीं है अनलेस आप लीगली कंप्लाइंट हो। देखें, अगर लॉज में फ्लॉज आ गए हैं आफ्टर 18th अमेंडमेंट, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है वो आर्बिट्रेरली अपनी चीजों को देखना शुरू कर दें। निगोशिएशन विद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, अगर कुछ बार्गेनिंग के मामलात हैं, तो वो ना मैंने कभी की, ना उसकी कोई टिप है मेरे पास। मैं तो लीगल कंप्लाइंस की बात करता हूँ, लीगल कंप्लाइंस करनी चाहिए। उसके बाद आप उनको अपना एक्सेस दें फ्री ऑडिट की, अनलेस के वो उनकी भी मेलाफाइड इंटेंशन को ज़हन में रखें, जहाँ पे नजर आए उनको स्नब करके आपके पास एक न्यूट्रल फोरम है टुवर्ड्स कोर्ट, कि आप मैटर को आप कोर्ट में लेके जाएं, उसकी जो भी कॉस्ट हो। होता क्या हमारे यहाँ, हम लोग अपनी वो लीडरशिप वाली बात आ गई कि हमें ये खतरा होता है कि जो मामला 20-30 हजार, उसमें एक मिस्टेक है, 1 लाख रुपए का वकील एक दफा आप करेंगे, आपके कई साल जो हैं वो अच्छे गुजर जाएंगे, बजाय इसके कि वो 30,000 रुपया हर साल देने के। और एक तो ऑर्गेनाइजेशन की भी एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं वो बनती। उसके बाद आप अपने सक्सेसर्स के लिए भी अच्छी चीज नहीं वहां पे छोड़ के जा रहे होते, कि आप तो किसी और ऑर्गेनाइजेशन में स्विच कर जाएंगे, आपके सक्सेसर, आपकी सबऑर्डिनेट टीम जो है वो उसी बुराई को कंटिन्यू करेंगी। अगर ये सारी चीजें कहाँ पे काबिल अमल हैं, अगर आप लीगली कंप्लाइंट हैं। अगर आप लीगली कंप्लाइंट नहीं है, तो आपका कंप्लाइंट ना होना इज अननेचुरल, आपका उनसे बार्गेनिंग करना इज अननेचुरल। अननेचुरल के ऊपर कोई नेचुरल और लीगल टिप नहीं हो सकती। अच्छा, एक और सवाल है हमारा फ्रॉम फरहान हैदर। ही वाज आस्किंग, जो आप बात कर रहे थे कि जो साइन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, वो बीइंग अ बिजनेस मैनेजर वो फोर्सी कर ले कि कौन से साइन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। उस पे वो चाहते हैं कि हाउ टू गेट सर्वे ऑन सपोर्टिंग साइन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। एक इंडिविजुअल, एक बिजनेस मैनेजर किस तरह पहले से वो देख सकता है, एनालाइज कर सकता है कि ये पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो रेज हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन में। उसमें क्या आप टिप्स देना चाहेंगे? जी बिल्कुल। उसके अंदर कुछ आप ऑर्गेनाइजेशन के, हर ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट हो सकते हैं साइंस, लेकिन कॉमन साइंस जो हैं वो ये है, डिस्प्यूट या कंफ्लिक्ट क्यों अराइज होता है। कुछ इसके इकोनॉमिक कॉजेज होते हैं, मैनेजरियल कॉजेज होते हैं, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसके बाद गवर्नमेंट का रोल होता है कि समटाइम कुछ नोटिफिकेशन, कुछ चीजें ऐसी आ जाती हैं, जैसे रिसेंटली एसओपीज आई, लोगों ने फ्लोर पे मास्क के लिए भी लड़ाई की है, सैनिटाइजर के लिए लड़ाइयाँ हुई हैं। वो मास्क एम्प्लॉय को कहा गया कि आप पहन के आए, एम्प्लॉय ने कहा कि ये दिस इज अ पार्ट ऑफ पीपी, इसमें तो गवर्नमेंट एसओपी भी नहीं चाहिए, ये तो आपने वैसे ही प्रोवाइड करना था, सैनिटाइजर तो वैसे ही प्रोवाइड करना था अंडर फैक्ट्रीज एक्ट, तमाम पीपीज आपने देने हैं। उसके बाद आर्बिट्रेरली आप डिसीजन मेकिंग करते हैं, जो मैंने पहले बात की कि बाय पोजीशन इफ समवन इज मैनेजर ही मस्ट बिहेव लाइक मैनेजर। मैनेजर का मीनिंग क्या है? कि मैनेजिंग पीपल, मैनेजिंग समथिंग। आप बाय कंडक्ट भी मैनेजर जो है बन के तो इन कन्फ्लिक्ट्स को देख सकते हैं। बाय पोजीशन मैनेजर होना इज डिफरेंट थिंग, बाय कंडक्ट मैनेजर होना इज डिफरेंट थिंग। अच्छा, उसके बाद वेज के डिस्प्यूट होते हैं, और ये मेनली यही फैक्टर होते हैं। आप जो साइन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट का इनका क्वेश्चन था, तो ऑर्गेनाइजेशन में एक ट्रेंड जो है वो नजर आ जाएगा आपको, कि जी यहाँ पे आपके पास एचआर में डाटा अवेलेबल है, आप लास्ट 10 ईयर के चार्जशीट्स और उसके अगेंस्ट पनिशमेंट्स वो निकाल के देख सकते हैं कि वो डाटा क्या बता रहा है। मोस्टली लोग थेफ्ट में आपने उनको पनिशमेंट दी है, डिसोबीडियंस में दी है, फ्रॉड में दी है, स्ट्राइक पे दी है। हर ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंट कल्चर है, आपके पास वो डाटा आ जाएगा। ये है 3-4 टूल, इनको यूज करके आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इसको रन कर सकते हैं। यहाँ पे एक और मैं पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि आईआर स्ट्रेटजी से रिलेटेड, मैंने खुद भी इंटरव्यूज में भी क्वेश्चन ये पूछा है, और खुद इंटरव्यूज में क्वेश्चन आंसर भी किया है।
आईआर स्ट्रेटजी के बारे में आपको फ्लेक्सिबल आईआर मैनेजर को होना चाहिए, या आईआर का रोल जिसने परफॉर्म करना है वो बंदा अडॉप्टेबल फ्लेक्सिबल होना चाहिए। इंटरव्यूज में जहां मैंने आंसरिंग की वहां पे मेरे बिल्कुल ये आंसर होते थे कि जी आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या हैं, आप चीजों को कैसे लेके चलते हैं। तो मेरे पास 2-3 ऑर्गेनाइजेशंस का एक्सपीरियंस था और उसकी बेस पे मैंने कहा फलां ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनकी इन्वायरमेंट ये थी, उनकी रिक्वायरमेंट ये थी और उनकी इन्वायरमेंट ये थी, इसलिए वहां पे ये वाली स्ट्रेटेजी हमने कर दी इम्प्लीमेंट। उसके बाद नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन में गए तो वहाँ टोटल 90 के एंगल पे कुछ और चल रहा था, वहां पे स्ट्रेटेजी टोटली डिफरेंट हो गई। तो आईआर स्ट्रेटेजी किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की अपनी इंडिपेंडेंट होती है। बिल्कुल बिल्कुल कॉमन प्रिंसिपल्स तो हो सकते हैं स्ट्रेटजी डिटरमिन करने के लिए, लेकिन ऑन ग्राउंड जो स्ट्रेटजी फॉर्म होगी वो इंडिपेंडेंट होगी। एग्जैक्टली। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आई वुड रिक्वेस्ट फसिया अगर आप खुद ये पूछें, कैन यू प्लीज अनम्यूट योर माइक फसिया? Okay, let me ask with you, Rajasa. This is about do you think IR in Pakistan, the role of IR in Pakistan, likely to be changed in coming years? जी बिल्कुल, मैं एग्री करता हूँ। नॉट ओनली इन कमिंग ईयर्स, अभी चेंज हो चुका है। आईआर जो है वो प्रैक्टिकली चंद ऑर्गेनाइजेशंस में एग्जिस्ट कर रहा है। कुछ मेजर लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशंस में या कुछ प्राइवेट सेक्टर, वो जो उस ऑर्गेनाइजेशन की अपनी लाइफ ज्यादा है, 50 ईयर 40 ईयर प्लस है, वहां पे आपको ट्रू आईआर नजर आएगा। अदरवाइज और उसका जो रोल तो वैसे ही उसकी रीजन है, एक ग्लोबल सर्वे भी है। आप ना सिर्फ यूनियन नंबर ऑफ यूनियंस कम हुए, यूनियन कम होने की जो रीजन है वो नंबर ऑफ चली गई। तो कोई भी अपने साथ स्टिग्मा कैरी नहीं करना चाहता बीइंग मेंबर ऑफ ट्रेड यूनियन, और वो हर एम्प्लॉई जो आज मैनेजमेंट कैडर में नहीं है वो एफर्ट कर रहा है कि वो किसी नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन में जाए तो एलिवेट हो जाए और मैनेजमेंट कैडर में आ जाए। तो यूनियन मेंबरशिप जो है लोगों की पॉजिटिव थॉट प्रोग्रेस की थॉट की वजह से यूनियन मेंबरशिप कम हुई और फिर यूनियन भी कम हो गई, और इसलिए ये जो है वो अब क्लोज होता है। और जब ये पेंडेमिक में हम देखते हैं कि मल्टी स्किल्स की बात होती है, तो आईआर जो है उसकी स्किल्स जो दूसरे मैनेजर्स को ही इक्विप करनी पड़ेंगी इन फ्यूचर। थैंक यू राजेश साहब। राजेश साहब, एक मैं थोड़ा सा इस पे थैंक यू सो मच फॉर एड्रेसिंग माय क्वेश्चन। थैंक यू फसिया, वेलकम। मैं एक चीज इसी से रिलेटेड आईआर रोल में, डू यू थिंक कि जिस तरह हम बहुत सारी एचआर कंसल्टेंसीज ऑर्गेनाइजेशन जो है आपने करवाती हैं एचआर कंसल्टेंसी असाइनमेंट्स, डू यू थिंक कि आईआर भी इन फ्यूचर या जो है वो आउटसोर्स हो सकता है एज एन होल डिपार्टमेंट आईआर का जो रोल है वो है ही अब उसमें कंसल्टेंसी में। आईआर मैनेजर, आईआर ऑफिसर जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ से यूनियंस जो हैं ऑब्सलीट होती जा रही हैं, वहाँ से वो शिफ्टिंग टुवर्ड्स कंसल्टेंसी फर्म्स पे ही जा रही है, क्योंकि रिटर्न ऑफ ट्रेड यूनियन जो है वो कहीं पे भी नहीं हुई। रिटर्न ऑफ ट्रेड यूनियन पॉसिबल नहीं है। रीजन माइंडसेट चेंज हो गया हुआ है। माइंडसेट जो है वो प्रोग्रेस की तरफ आ गया, या सर्वाइवल की तरफ इवन कह लें कि लोग जो है वो खुशहाली के ये है ना मामलात के जी निगोशिएशंस हो रही हैं, डिमांड्स दी जा रही हैं, तो वो ओवरऑल नेशनल इकोनॉमी भी इसको अफोर्ड नहीं कर रही, इनकरेज नहीं कर रही। अफोर्ड की बात नहीं है, इनकरेज नहीं करती। नेशनल इकोनॉमी, ऑर्गेनाइजेशनल इकोनॉमी और फिर इंडिविजुअल भी कहता है कि नहीं, मैंने हमेशा स्टाफ में नहीं रहना, मैनेजमेंट में नहीं रहना, मैंने भी एक दिन इस मुकाम पे जाना है। तो वो ये अब रहा हुआ। जी फवाद साहब, आवाज आ रही मेरी आपको? जी, वो थोड़ा सा कनेक्टिविटी का आई थिंक इशू हो गया था, तो इस वजह से थोड़ा सा स्लाइड से जो है लैग आया था। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं मूव करना चाहूंगा। ये सर, पोस्ट
कोविड-19 रिपरकशंस क्या हो सकती हैं कोई भी इंडस्ट्री को आईआर रिलेटेड? आईआर रिलेटेड जो है आपका ये ट्रेंड के ऊपर है। अगर तो ये लिटिगेशन का ट्रेंड आ गया, जो लोग ले ऑफ हुए हैं, तो लिटिगेशन जो है ये हंड्रेड्स थाउजेंड्स में लिटिगेंट्स आएंगे ऑर्गेनाइजेशंस के अगेंस्ट, रीइंस्टेटमेंट के, अपने ड्यूज के जो है वो क्लेम्स जो है लॉन्च करेंगे। रीजन उनको प्रॉपरली जो है ना उनकी सेपरेशंस प्रॉपर हुई हैं, उनकी सेपरेशंस के वक्त गवर्नमेंट के नोटिफिकेशंस एग्जिस्ट कर रहे थे, तो रिट्रेंचमेंट की स्कीम, अंडरस्टैंडिंग ऑर्डर वो फॉलो नहीं की गई। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए बड़ा मेजर चैलेंज होगा। अल्लाह ना करे कि ये रीइंस्टेटमेंट के लिए क्लेम्स जो हैं या पिटीशंस जो हैं ये लेबर कोर्ट्स या एनएआरसी में जाना शुरू हो जाएं। अदरवाइज ये जब वापसी इन लोगों की होगी थ्रू कोर्ट ऑर्डर आफ्टर 1 या 2 इयर्स, तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए इसकी कॉस्ट बेरेबल नहीं होगी। लेकिन सर उसके लिए तो ये भी है ना, एक अवेयरनेस के लोगों को पता होना चाहिए कि उनके पास एक 90 डेज का टाइम होता है कि उसके अंदर वो जाके कोर्ट में अपना केस फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्लैरिफाई करेंगे कि वो जो 90 डेज का पीरियड है या मतलब किसी भी टाइम में जो है वो इंडिविजुअल अपना केस जो है वो फाइल कर सकता है। ये टिप अगर इस फोरम तक की रहेगी तो मैं दे देता हूँ। ये जो 90 डेज होते हैं ये रिन्यूएबल 90 डेज होते हैं, जहाँ पे आप इनको ऑर्गेनाइजेशन कोई अगर उसकी सेटिस्फेक्शन नहीं कर पा रही उसके वेजिस के क्लेम के ऊपर, उसकी फाइनल सेटलमेंट के ऊपर, कई जगहों पे जो हैं उसके ये प्रॉमिस है कि आपको ले लेंगे, और उसके बाद वो कोई एप्लीकेशन देता है ऑन 75th डे ऑफ हिज टर्मिनेशन के जी आपने तो ये कमिटमेंट की थी, और कोई लाइव में उसका कोई जवाब दे देता है तो 90 डेज उस दिन से दोबारा शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो 90 डेज जितनी कोरेस्पोंडेंस होगी उतने कॉज ऑफ एक्शन रिन्यू होता जाएगा। अच्छा, इसके अंदर एक ये चीज है कि अब एचआर आईआर मैनेजर्स बैठे हैं, अगर कहीं पे वो ले ऑफ कर चुके हैं तो उन लोगों के साथ कोरेस्पोंडेंस जो है ना रिग्रेट वाली कोई भी ना करें, जिसमें उसकी किसी एक्सपेक्टेशन को आप इनकार कर रहे हो। कम्युनिकेशन ये कर सकते हैं कि जी आपके एरियर्स प्रिपेयर्ड हैं, तैयार हैं, आप आकर रिसीविंग कर लें, ये वाली कम्युनिकेशन तो ठीक है। किसी चीज से इनकार वाली कम्युनिकेशन ना करें, अदरवाइज ये 90 डेज रिन्यू हो जाएंगे। नंबर 2, जब ये ले ऑफ या ये जो डाउन साइजिंग की गई है ये अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ रिट्रेंचमेंट की गई है। जब ये अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ रिट्रेंचमेंट की गई है तो इसकी जो टाइम लिमिट है दैट इज 1 ईयर, इसकी जो है 90 दिन नहीं है। तो ये आपके शायद नॉलेज में होगा कि रिट्रेंच्ड एम्प्लॉय के पास राइट होता है कि जब भी उस ऑर्गेनाइजेशन ने री हायरिंग करनी है तो उसको पहले अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो लेकिन कंसीडरिंग द जॉब, अगर वो 365वें दिन भी कहेगा। जी जी, उसमें तो सर ये भी क्लॉज है ना कि वही अगर जॉब लेट सपोज कोई क्लरिकल जॉब से जो है वो रिट्रेंच किया गया है, अगर वही जॉब दोबारा ओपन हो रही है तो फर्स्ट जो है उसी की प्रायोरिटी होगी, अदरवाइज तो फिर कोई ऐसा चांस नहीं बनता। जी, और वही री हायरिंग्स तो वही वाली होनी है ना, जॉब तो हमने नहीं चेंज करनी, हम जॉब टाइटल चेंज कर देंगे, सुपरवाइजर की जगह मैनेजर कर देंगे, ऑपरेटर की जगह टेक्नीशियन कर देंगे, लेकिन जब वो बताएगा कि सर मेरी वाली मशीन पे ही जाके वो आदमी काम कर रहा है और वही वाला पेपर या फैब्रिक प्रोड्यूस कर रहा है जो मैं करता था, तो वो उसकी जो डेजिग्नेशन है न्यू हायर्ड बंदे की वो तो इमटेरियल है। जिस मशीन पे वो आदमी काम करता था उस मशीन को छोड़ के जा चुका है और उस मशीन पे कोई और नया आदमी 1 साल के अंदर अंदर दोबारा आएगा, चाहे लो पे आएगा, लेकिन उस मशीन ने जिस दिन ऑपरेट होना है उस दिन उसका राइट अक्रू हो जाएगा कि उसको ड्यूटी पे लिया जाए। सो ट्रू, मतलब दैट्स मीन कि अगर आपने नेचर ऑफ वर्क चेंज नहीं किया, सिर्फ टाइटल चेंज कर दिया तो वो डजंट मीन कि जी वो उसकी जॉब उसकी बिल्कुल ड्रास्टिकली चेंज हुई है, वो जॉब वही है जो खत्म हुई। अच्छा आपका चूंकि क्वेश्चन था पोस्ट कोविड जो मेजर थ्रेट इंडस्ट्री को है दैट इज लिटिगेशन, और अल्लाह ना करे ये लिटिगेशन की तरफ जाए, क्योंकि हमारी अदालतें कम हैं, जितनी ले ऑफ हुई है उसके हिसाब से लेबर कोर्ट्स कम है। जी जी बिल्कुल सर।
सर एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन साकिब साहब अगर हैं हमारे साथ, साकिब साहब इज अवेलेबल विद अस, कैन यू प्लीज अनम्यूट योर माइक? यस सर। प्लीज आप जो अपना सवाल है वो डायरेक्टली नवीद साहब से पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नवीद साहब। जी वालेकुम सलाम साकिब साहब। Sir, my question is this. Nowadays, in this pandemic, there are many organizations retrench their employees or lay off their employees, especially from HR and IR department. So, sir, what you think the HR and IR scope is decreased nowadays? What are your views and opinions, sir? एक्चुअली आपका सारा उसका मैं समझ गया हूँ कि आपने प्रॉब्लम क्या बताई है, लेकिन इस प्रॉब्लम के अंदर आपका क्वेश्चन जो है काइंडली वो रिपीट करें कि एचआर और आईआर को क्या आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। बेसिकली ये ऑलरेडी जो है वो जो ले ऑफ कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, दे आर लेइंग ऑफ द एचआर एंड आईआर पीपल, एज यू सेड अर्लियर कि आप यस पहले ये होता था कि जी तमाम लोगों को ले ऑफ करने के बाद बाद में एचआर और आईआर की बारी आती थी, लेकिन अभी यही सही कि पहले ही जो है वो जो सपोर्ट फंक्शन है उनके ऊपर जो है तो उनको ले ऑफ किया जा रहा है। तो व्हाट डू यू थिंक कि आफ्टर मतलब the scope of जो ड्रास्टिकली एचआर और आईआर की जॉब्स का जो कम हो रहा है, तो क्या सजेस्ट करते हैं कि लोग? जी बिल्कुल, ये फिर देखें ये उन ऑर्गेनाइजेशंस में ही हो रहा है जहाँ पे हमने अथॉरिटी की पहले बात की कि एचआर या आईआर जो है उनके पास क्या अथॉरिटी है। वो हम ड्राइविंग सीट पे बैठने की बात तो करते हैं, तो यहीं से पता चलता है कि ड्राइवर को उतारा जाता है या सवारी को उतारा जाता है। तो जब आप ओवरलोडेड होते हैं तो ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन अगेन वेरी करेगा कि एचआर की उस ऑर्गेनाइजेशन पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या रोल था, और वो इसको जस्टिफाई करने वाली बात है कि वो दूसरे लोगों के मुकाबले में अपने रोल को जस्टिफाई क्यों नहीं कर सका। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करूंगा, एचआर की जो जॉब है उसकी स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन भी है, लेकिन वो लिमिटेड है। फैक्ट्री मैनेजर वो मोस्टली एचआर मैनेजर्स ही होते हैं, क्योंकि उन्होंने उन बिहाफ ऑफ कंपनी हायर फायर करना होता है। तो फैक्ट्री मैनेजर जो है वो आखिरी आदमी वहां पे रहेगा, और उसके बाद अगर ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इज 500 प्लस, तो ये भी अनफॉर्चुनेटली हमारे एचआर के लोगों को नहीं पता होता कि एचआर एग्जेक्टिव या एचआर ऑफिसर्स की लॉ के अंदर कहाँ पे जॉब एग्जिस्ट कर रही है। तो वो वेलफेयर ऑफिसर जो है वो फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर उनकी जॉब प्रोटेक्टेड है। अगर 500 प्लस एम्प्लॉइज हैं तो एक वेलफेयर ऑफिसर उस ऑर्गेनाइजेशन ने लाजमी रखना है, और अगर 1000 प्लस हैं तो 2 एचआर ऑफिसर चाहिए, 1500 प्लस पे 3 चाहिए, यानी हर 500 पे एक एडिशन होता चला जाएगा। आपकी फवाद साहब आवाज जो है माइक ऑफ है आपका। आई एम सॉरी, लास्ट 2 क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। एक इट्स अ वेरी ब्रीफ क्वेश्चन, कैन वी हैंडल द एम्प्लॉइज स्ट्रिक्टली who are repeatedly violating the SOPs issued by the government of Pakistan in wake of COVID? First thing, although we prefer counseling, since we are operating in export processing zone and industries have been permitted or operations subject to compliance the SOPs, and any violation observed during audit of any competent authority can lead towards the closure of organization. So, sir, what are you saying on this? इसमें ना मुझे काइंडली पहले वाला जो क्वेश्चन है उसमें थोड़ी सी क्लैरिटी दीजिएगा कि एम्प्लॉई जो है एसओपी की वायलेशन कर रहा है तो हम क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये इसमें स्पेसिफिक क्वेश्चन चाहिए जी, स्पेसिफिक सिनेरियो चाहिए कि कौन सी वायलेशन कर रहा है, क्योंकि हम इसको जनरल नहीं ले सकते। वायलेशन इंटेंशनल है या ऑर्गेनाइजेशन ही किसी रीजन की वजह से, फॉर एग्जांपल जो कॉमन मैंने बताया पहले, मास्क वो यूज नहीं कर रहा, सैनिटाइजर यूज नहीं कर रहा, हैंडशेक कर रहा है, तो क्या ऑर्गेनाइजेशन ने उसको मास्क, देखना यह है कि ऑर्गेनाइजेशन ने उसको मास्क प्रोवाइड कर दिया और उसके बाद वो वर्क प्लेस पे आके मास्क नहीं पहन रहा, तो
दैट इज अ वायलेशन। अगर ऑर्गेनाइजेशन ने, जो काफी ऑर्गेनाइजेशंस ने कहा था कि आप ड्यूटी पे आएंगे मास्क पहन के आएंगे, मास्क प्रोवाइड नहीं किए, तो वो आना वायलेशन नहीं है। मास्क इज कवर्ड अंडर पीपीज कि आप जहाँ पे हैजर्डस एनवायरनमेंट वर्क प्लेस पे आ रहे हैं तो पीपीज एम्प्लॉयर ने देने हैं। तो कोविड की वजह से तमाम वर्क प्लेसेस हैजर्डस हो गई थी या हो चुकी हैं अभी तक, तो उसके पीपीज जो हैं वो एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड करने हैं। एम्प्लॉय को आप इन्फोर्स नहीं कर सकते कि आप अपना सैनिटाइजर और मास्क लेके आए, सिक्योरिटी वाले चेक करेंगे, देन यू विल बी अलाउड टू एंटर इन द प्रीमिसेस। नंबर 2 ऑर्गेनाइजेशन का था कि ऑर्गेनाइजेशन का क्लोजर की तरफ जा सकता है वायलेशन या नहीं। तो थोड़ा सा हमें यही अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि ये नोटिफिकेशंस क्यों आ रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशंस क्यों अलाउड हैं काम करने के लिए। मेरे ख्याल में अगर उसको अंडरस्टैंड करें तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्लोजर की तरफ नहीं जाएगी। फाइन तो हो सकते हैं फॉर देयर बेटरमेंट इंप्रूवमेंट। ऑर्गेनाइजेशंस को अलाउड करना, एग्जेम्प्ट करना, ऑब्जेक्टिव इज रेवेन्यू कलेक्शन, प्रमोशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, प्रोटेक्शन ऑफ जॉब्स, क्योंकि किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का चलना उसके साथ बहुत ज्यादा एलिमेंट जुड़े हुए हैं और ऑर्गेनाइजेशन को बंद करना इज नॉट द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट। वो चलाना चाहती है, फाइन कर सकती है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन को चलाएगी। I'm requesting all the participants to unmute your mic, and I'm very much thankful to Raja Saab. After the so much distortion in the network and connectivity, Zoom issues, आपने सर बहुत ही इंटेलिजेंटली और ओपन हार्टली जो है वो तमाम क्वेश्चन जो पार्टिसिपेंट ने पूछे उनका जवाब दिया। तो अगर किसी को कोई कुछ चीज़ कहनी है तो वो प्लीज राजा साहब से एक लास्ट कह सकता है। वी हैव ओनली 2 मिनट्स लेफ्ट, उसके बाद हम इस सेशन को खत्म करेंगे। एंड प्लीज ओपन योर माइक सर, ऑल प्लीज, आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू, आप अपने माइक अनम्यूट कर लें और एक जोर से जो है मैं चाहूंगा कि आप क्लैप कर दें राजा साहब के लिए। आपके पास देखेंगे, थैंक यू सर। नीचे एक सेकंड थैंक यू सर। 1 मिनट, थैंक यू नवीद साहब, थैंक यू फवाद साहब। एक मिनट, एक आप ये देखेंगे आपके पास एक रिएक्शन का बटन है नीचे, तो ये रिएक्शन के बटन में देखिएगा जिस तरह मैंने एक साइन किया है थम्स अप का, प्लीज आप ये साइन जरा रेज कर दें ताकि मैं आपका स्क्रीनशॉट ले लूं इस सेशन का। आई एम रिक्वेस्टिंग एवरीवन प्लीज शेयर रिएक्शन जाना। निशान आपका रह गया है। थैंक यू नबी साहब, अल्लाह ताला आपको। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब, एक क्वेश्चन है फवाद साहब। जी इरफान। राजा साहब, आपके साथ जब भी किसी फोरम पे मुलाकात हुई है हमेशा आपसे लर्निंग हुई है, बड़ा खुशाइंद है आपके साथ मुलाकात हुई। 1-2 मरतबा हमने सेशन अटेंड किए थे। मैंने फवाद से एक क्वेश्चन शेयर किया था रिगार्डिंग, मेरी आपसे अर्लियर ये डिस्कशन भी हुई थी कि इफ माय ऑर्गेनाइजेशन स्विच टू फिक्स सैलरी सिस्टम टू पीस रेट सिस्टम, उसमें मैंने एक क्लॉज पढ़ी थी ओवर टाइम से रिलेटेड। मुझे उस पर थोड़ी आपसे क्लैरिफिकेशन चाहिए थी। अगर आप यहाँ पर मुझे क्लैरिफाई कर देंगे तो शायद और पार्टिसिपेंट्स का भी कॉन्सेप्ट अगर उस पर होगा तो वो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। जी प्लीज क्वेश्चन आप पूछिए, मैं बिल्कुल आंसर करता हूँ। जी मैं फवाद, वो आप शेयर कर सकते हैं स्क्रीन पे? लेट मी शेयर विद यू। ओके सर, बेसिकली एक ये स्क्रीनशॉट इन्होंने मुझे दिया था कि वेयर रीड आउट कर लेता हूँ फॉर यू। वेयर एनी वर्कर आर पेड ऑन अ पीस रेट बेसिस, गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द इंडस्ट्री कंसर्न may, for the purposes of this section, fix time rates as nearly as possible equivalent to the average rate of earning of those workers, and the rates so fixed shall be deemed to be the ordinary rates of those workers for the purposes of this section.
इसमें आई थिंक इसकी कैलकुलेशन का इरफान आप को आ रहा है, या इसकी ओवर टाइम का चैलेंज आ रहा है, या इसी को ही मैं बस एक्सप्लेन कर दूं जो लाइन मेरे सामने ये क्लॉज रिप्रोड्यूस हुई? यस सर, मुझे फिर उसकी कैलकुलेशन के बारे में थोड़ा वो हो जाएगा। मेरे ख्याल से जहाँ तक मैं इसको समझा था कि इंडस्ट्री के कुछ एक्सपर्ट से ही इसके ऊपर ओपिनियन लेना होगा गवर्नमेंट ने मेरे ख्याल से, बट मुझे इसके ऊपर कोई ऐसा जवाब नहीं मिला किसी से भी कि मैं सेटिस्फाई हो सकता। तो आज इस फोरम को मैंने एक अपॉर्चुनिटी जानते हुए आपके सामने क्वेश्चन रखा है, तो इसको जी थोड़ा सा आप इसमें डिबेट कर दें इस तरह। जी थैंक यू, आपने बड़ा अच्छा किया। ये इस पे काफी कंफ्यूजन हैं। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्लॉज, इसको मैं इस तरीके से आंसर करूंगा, ये ऑपरेटिव ही नहीं हुई। रीजन इसमें लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट में फिक्स पीस रेट्स, और जब गवर्नमेंट को अथॉराइज किया गया कि गवर्नमेंट में फिक्स, तो गवर्नमेंट ने जब तक उनको फिक्स नहीं किया उन रेट्स को, तो पीस रेट वाली ट्रू स्पिरिट में ये वाली क्लॉज एप्लीकेबल या अलाइव ही नहीं हुई। अच्छा, नंबर 2, इसको मैं अब दूसरे तरीके से इसका आंसर करता हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी स्टैंडिंग ऑर्डर जो ओल्ड था उसमें भी एग्जिस्ट करती थी। तो उसमें जो है पीस रेट के ऊपर जो लॉ की इंटेंट है, ये गवर्नमेंट किसी भी वक्त थ्रू नोटिफिकेशन इसको फिक्स कर सकती है। तो वो यकीनन इसी सूरत में करेगी कि फॉर एग्जांपल किसी की मिनिमम वेज 500 पर डे और डेली के वो 100 पीस जो है वो मैन्युफैक्चर करता है। तो वो पीस रेट को वेज डिटरमिन करते हुए उसका पर पीस रेट वही रखा जाएगा कि जो है वो डे एंड पे अपने उतने ही 100 पीसीस जो है प्रोड्यूस करके उसके बराबर वो वेज अर्न कर ले। हाँ, उसको ये एक चैलेंज आता है कि वो अगर उसके बियॉन्ड चला जाता है तो उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी। अगर हम ओल्ड स्टैंडिंग ऑर्डर को देखें तो वहां पे हमें ओवर टाइम की इसके ऊपर एप्लीकेशन नजर नहीं आती, जिससे हमें ये लगता है कि अगर उसने 100 पीस बनाने हैं और वो 9th आवर और 10th आवर में भी चला गया तो उसको सिंगल रेट ऑफ पेमेंट ही मिलेगा। ये ओल्ड लॉ की बेयर रीडिंग से हमें पता चलता है। लेकिन आपने ये सिंध लॉ की ये क्लॉज कोट की है, इसमें ये क्लॉज उस वक्त एक्टिव होगी जब गवर्नमेंट फिक्स करेगी इन रेट्स को, पीस रेट्स को, आफ्टर कंसल्टेशन। ओके सर, ये कहाँ पर मतलब ट्रांस प्रोविंशियल ऑर्गेनाइजेशंस में हो सकता है इसका ये एप्लीकेबल? जब जब नहीं जब ट्रांसपोरेंशियल की बात करेंगे तो वो फिर 1968 वाला स्टैंडिंग ऑर्डर ऑर्डिनेंस उस पे अप्लाई करेगा। सर, शायद ये तो उसमें भी सेम उसमें है, तो वही मेरे ख्याल से उसमें भी सेम है। नहीं चले फिर मैं इस पे सेपरेट नहीं, आपसे डिस्कशन करूंगा कभी, क्योंकि शायद नहीं, ये थोड़ा सा इस पे डिटेल। नहीं, लेकिन अभी चूंकि हमने ऑडियंस को बीच में इन्वॉल्व किया है तो वो वाली बड़ी क्लियर कट और टू दी पॉइंट है। वो तो टू लाइनर है और उसमें ये नहीं है कि गवर्नमेंट में फिक्स, उसमें एम्प्लॉयर की ही बात है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट में फिक्स की बात है। तो अगर आप ट्रांसपोरेंशियल हैं तो ट्रांसपोरेंशियल जो है अपनी ओल्ड प्रैक्टिस को फॉलो करेगा। उस पे ये जो सिंध का जो इवन सिंध के अंदर भी ये क्लॉज लाइव नहीं है अनलेस जब तक गवर्नमेंट कोई वेज फिक्स ना करे। I hope Okay, Irfan sir. आपका बिल्कुल बिल्कुल। sir Raju साहब, thank you very much for coming here and brief us about the IR issues and challenges. आपका ऑलरेडी एक अर्लियर सेशन चल रहा था, उसके बावजूद आप आए और आपने जो है हमें टाइम दिया। अल्लाह ताला आपकी लंबी जिंदगी करे और इंशाल्लाह इसी तरह हम फ्यूचर में भी आपके साथ मजीद सेशन जो है करते रहें। Sir, thank you very much for your time and your efforts to share your learnings with all the participants. I hope अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन है तो राजा साहब लिंक्डइन पे अवेलेबल है। इज अ वेरी एक्टिव आईआर प्रोफेशनल, एक अपना बहुत अच्छा ग्रुप भी आईआर प्रोफेशनल का रन कर रहे हैं। आप लोग कुछ लोग शायद ज्वाइन हैं ऑलरेडी इस ग्रुप में, तो ज्वाइन भी कर सकते हैं। और एक बहुत अच्छा इनका फेसबुक पे पेज है SIRP के नाम से। सर SIRP के नाम से आपका फेसबुक पेज है जिसमें बहुत सारे डेली बेसिस पे डिफरेंट इश्यूज पे, इंडस्ट्रीज रिलेटेड इश्यूज के ऊपर वो डिफरेंट इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स को इनवाइट करते हैं और वहाँ पे डिस्कशन करते हैं। उस पेज को भी आप लाइक कर सकते हैं इसके, और ये भी पोस्ट हम लिंक्डइन पे शेयर करेंगे और आप अपना फीडबैक जरूर वहाँ पे हमसे शेयर कीजिएगा।
थैंक यू वेरी मच नवीद राज साहब। इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम दोबारा आपको बॉदर करेंगे किसी ना किसी टॉपिक से रिलेटेड। तो स्टे ट्यून विद अस। थैंक यू वेरी मच ऑल द पार्टिसिपेंट्स फॉर योर टाइम। संडे और आप लोग माशाल्लाह 10:30 बज रहे हैं और स्टिल आप लोग बैठे हैं। सो जो भी अब क्वेश्चन हो आपके, तो वो आप उस पोस्ट पे जो है डायरेक्टली राजा साहब से पूछ सकते हैं। थैंक यू राज साहब, थैंक यू वेरी मच ऑल द पार्टिसिपेंट्स। थैंक यू वेरी मच जी। थैंक यू WhatsApp for this opportunity and everything, and thanks to all participants. Welcome. Thank you, sir. Thank you very much. Okay, sir. See you. Allah Hafiz. Thank you.